हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। लेकिन ड्रामा शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सुई सुई था, जो इलेक्ट्रिक केटल में अपनी माँ के लिए पानी गर्म कर रही थी, लेकिन वह चल नहीं रहा था। तभी वहाँ एक औरत आती है जो सुई सुई की दादी होती है। तब वह सुई सुई से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि ग्रैंड माँ देखिए ना, मुझे माँ के लिए पानी गर्म करना है, लेकिन यह केटल चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो वह कहती है कि हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारे घर का बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है, इसलिए यह केटल भी नहीं चल रही। मैं तुम्हारी माँ से कहती हूँ, वह बिल जमा कर देगी। जिसके बाद हम बिस्तर पर पड़ी हुई सीसी की माँ को उठाने लगती है और कहती है कि उठ भी जाओ। अब देखो, बच्ची खुद अपने काम कर रही है, लेकिन वह फिर भी नहीं उठती। तभी सीसी कहती है कि मॉम तो 3 दिन से सो रही है, मैंने कितना उठाया लेकिन वह उठ ही नहीं रही है। तो वह कहती है क्या मतलब 3 दिन से नहीं उठी। जिसके बाद वह सुई सुई की माँ के पास जाती है और उसका हाथ लगा कर देखती है, और तभी उसे पता चलता है कि वह तो मर चुकी है। जिसके बाद वह रोने लग जाती है। अगले सीन में हम सुई सुई को जांग के साथ देखते हैं। सुई सुई बहुत ज़्यादा उदास होती है और जांग के कहती है कि मैं आपके साथ आपके घर रहती हूँ, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, फिर आप कैसे मैनेज करेगी, मैं आपको असहज नहीं करना चाहती। तो जंग कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी और मजबूत बच्ची हो, और देखना कुछ दिनों में ही तुम बहुत स्ट्रांग बच्ची बन जाओगी। जिसके बाद वह सुई सुई से कहती है कि मैं तुम्हारे बाकी के परिवार वालों को बहुत जल्द ढूंढ लूँगी। तो सुई सुई उसे बताती है कि मेरे डैड है। तो वह उससे पूछती है अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास उनकी कोई कांटेक्ट जानकारी है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया है, क्या नाम है तुम्हारे डैड का। तो वह कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, मेरे डैड के बारे में मुझे सब कुछ पता है और उनका फ़ोन नंबर भी मुझे याद है। तो वह खुश हो जाती है और कहती है अच्छा चलो फिर मुझे बताओ। जिसके बाद सुई उसे अपने डैड का नंबर बताती है। जिसके बाद जांग उसके डैड को कॉल करती है और कहती है क्या आप फू बात कर रहे हैं। तो सामने से वह आदमी कहता है कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। तो वह कहती है कि आपकी वाइफ मर चुकी है और मैं एक पुलिस ऑफिसर बात कर रही हूँ। इस वक्त आपकी बेटी एकदम अकेली है, तो क्या आप कृपया इसके पास आ जाइए। लेकिन वह आगे से गुस्से में कहता है कि जब वह भी मर जाए तब मुझे बताना। तो वह हैरान रह जाती है और कहती है कि कोई अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी वह युएंग को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहा होता है और यह सारी बात सुन लेता है और कहता है कि लगता है इस बच्ची का डैड इसे अपनाना नहीं चाहता। जिसके बाद जांग सुई सुई को देखकर दुखी हो रही होती है। तभी वह कहती है कि आप सैड मत हो, आप भी ऐसे ही दिखाए जैसे आपने कुछ सुना ही ना हो, मॉम भी ऐसे ही करती थी। तभी वहाँ यूएन आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम यूएन है और मैं इस बच्ची का डैड बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वह सुई को घर ले जाता है और कार से उतरकर उसे कहता है कि यह देखो, यह मेरा घर है और आज से यह तुम्हारा भी घर है। तो सुई उसे इतने बड़े विला को बाहर से देखकर कहती है यह मेरा घर कैसे हो सकता है। जिसके बाद यूएन का असिस्टेंट उसे एक बैग देता है जो खोलकर यूएन सुई सुई के सामने रखता है और उसे कहता है कि इसके अंदर बैठ जाओ। तो वह यूएन की तरफ देखने लग जाती है। तो यूएन कहता है कि हम ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा को सरप्राइज देंगे ना। तो वह उसमें बैठ जाती है। जिसके बाद हम यूएन के घर वालों को देखते हैं जो सब एक साथ बैठे होते हैं। तो तभी यूएन अंदर आता है और एक बैग सामने रखता है और कहता है मैं आपके लिए ग्रैंड डॉटर लाया हूँ। तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि कहाँ के। जिसके बाद यूएन बैग की जिप खोलता है तो उसमें से सुई सुई बाहर निकालती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और यूएन की मॉम उससे कहती है कि यह किसकी बेटी को उठा कर ले आए हो, तुम ऐसे ही किसी का बच्चा उठा कर लाने को नहीं कहा था, मैंने तो वह कहा था कि यह रुई की बेटी है। जो सुनकर उसके भाई एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि रूह तो भाई की एक्स थी ना, जिससे भाई बहुत प्यार करते थे, लेकिन
उसने फू से शादी कर ली थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि युयंग के परिवार के रूह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके बाद चेन कहता है कि अगर यह बच्ची उसकी है तो हमें नहीं चाहिए। तभी युयंग की मॉम कहती है लेकिन रूह को क्या हुआ था, वह मरी कैसे। तो यह सब कुछ सुनकर सुईसी और भी उदास हो जाती और उसे लगता है कि यह लोग भी उसे नहीं रखेंगे। जिसके बाद दादी बहुत खुश हो जाती वो तो सुईसी की दादी की गोद में बैठ जाती है, तो वह उसे प्यार से कहने लगती है। उसके बाद युयंग के पिताजी कहते हैं, तुम ऐसे किसी को भी घर ले जाकर कैसे रख सकते हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। तभी युयंग कहते हैं, माँ यह मेरी ही बेटी है। जिसके बाद उनके पिताजी डोसा देखते हैं, पर माँ उन्हें डांटती है और कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, यह मेरे सन की बेटी है, इसका मतलब यही मेरी ग्रैंड डॉटर है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो युयंग के पिताजी भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ठीक है। फिर वे सब खाने की मेज़ पर बैठते हैं जहाँ बहुत सारी डिशेस होती है। उन सभी डिशेस को देखकर सुईसी सोचती है कि आज से पहले तो मैंने कभी यह डिशेस इतनी सारी एक साथ नहीं देखी। फिर दादी सुईसी से कहती है कि खाओ ना, तो वह एक डेजर्ट उठाती है और वह खाती है। उसके बाद वह मन में सोचती है कि यह मेरा आज तक का सबसे अच्छा भोजन है। यह लोग कितने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना दिया। उसे ऐसा खाते देखकर दादी को बहुत दुख होता है और वह मन में कहती है कि कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन अब मैं इसे किसी चीज़ से तरसने नहीं दूंगी। उसके बाद युयंग के कपड़े को देखता है और फिर चैन से कहता है कि सारे टॉप ब्रांड्स को अप्रोच करो और स्वीट से सुई के लिए अच्छे अच्छे कपड़े का इंतज़ाम कराओ। तो वह कहता है कि ठीक है। उसके बाद वे सब सुई की प्लेट में सर्व करने लगते हैं और वह खाना खाने लगती है। फिर सुई युयंग के साथ बैठी होती है। तभी युयंग हाथ से इशारा करता है और सर्वेंट्स उसके सामने बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर सुई हैरान हो रह जाती है और मन में सोचती है, इतने सारे कपड़े तो मैंने लाइफ में पहली बार देखे। तभी युयन उसे कहता है कि इनमें से जो पहनना है वह सुन लो। वह सोचती है, यह कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं यह पहनना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए वह उदास होकर मुंह नीचे कर लेती है। यह देखकर युयन को लगता है कि शायद उसे कपड़े अच्छे नहीं लगे, तो वह कहता है, क्या तुम्हें यह कपड़े पसंद नहीं आए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बैच मंगवा देता हूँ। इसके बाद वह फिर क्लैप करता है तो दूसरा बैच आता है, जिसमें पहले से ज़्यादा सुंदर और एक्सपेंसिव ड्रेस थी। उन्हें देखकर वह और भी उदास हो जाती है। तब यूएन समझ जाता है कि उसे यह भी पसंद नहीं आई, तो वह चेंज करवाने लगता है। लेकिन तभी सुई कहती है, नहीं डैड, यह बात नहीं है, मुझे यह कपड़े बहुत पसंद है। तो वह कहता है, फिर चलो अपने लाइट ड्रेस चुन लो। वह सारे ड्रेसेस देखने लगती है जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे और मन में कहती है कि पुलिस स्टेशन में एक अंकल ने कहा था कि अगर मैं इस अंकल को ज़्यादा तंग करूँगी तो वह भी मुझे मेरे डैड की तरह छोड़ देंगे। और मुझे भी लगा था कि यह तो सिर्फ मुझे खाना खिलाकर छोड़ देंगे, लेकिन यह लोग तो बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने ना सिर्फ मुझे इतना यम्मी खाना खिलाया, बल्कि साथ में मुझे कपड़े भी दिलवा रहे हैं, लेकिन मुझे इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह उस वॉर्बर को सबसे चिपेस्ट ड्रेस चुनती है और युयंग से कहती है कि यह चाहिए मुझे। तो युयंग कहता है, हेम अच्छा है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ। यह देखकर जांग मन में कहती है कि यह कितने अच्छे हैं। इसके बाद वह उसके लिए एक प्रिंसेस ड्रेस चुनता है, जिसे देखकर वह खुश होती और उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद अगले सीन में सुई अपने कमरे में बैठ के रो रही होती। तभी वहाँ युआन आता है और वह उसे कहती है, सॉरी डैड। वह कहता है, सॉरी क्यों? तो वह कहती है, मेरी वजह से आप परेशान हो ना। इसके बाद वह सुई से कहता है, मुझे बताओ क्यों रो रही हो? तो वह कहती है, मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है। सुनकर वह भी उसके लिए उदास हो जाता है। फिर वह उसे कहता है, डैड क्या आप मेरे साथ सो सकते? तो वह सोचने लगता है और मन में कहता है, मुझे तो किसी के साथ इंटरेक्शन पसंद ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? फिर भी वह सुई का सिला नहीं दुकाना चाहता था, तो वह उसके साथ लेट जाता है, लेकिन बीच में एक स्टाफ डॉल रख देता है ताकि उनके बीच में डिफरेंस रहे।
इसके बाद सुई आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब यूएन की आँख खुलती है तो सुई उसे ही देख रही होती है। तो वह उसे देखकर सोचता है कि कितनी प्यारी बच्ची है, यह चाहती तो टॉय हटाकर मेरे पास भी आ सकती है। इसका मतलब इस बच्ची को अपनी बाउंड्रीज पता है। उसके बाद वे नाश्ता करते हैं तो सुई ने अभी भी अपनी मॉम की अस्थियाँ पकड़ रखी होती है। यह देखकर दादी सुई से कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं अपनी मॉम का जो तुम अपने साथ लेकर घूमो? तो वह कहती है कि मॉम की सारी चीज़ें तो उनके घर में पड़ी हुई है। इसके बाद सुई उनसे पूछती है, क्या मैं घर से जाकर वह सामान लेकर आ सकती हूँ? तो वह कहती है, हाँ ज़रूर, यूएन तुमको ले जाएगा। तो वह यूएन की तरफ देखने लगती है। यूएन को वह बहुत प्यारी लगती है। तो यूएन उससे कहता है, हाँ मैं लेकर जाऊँगा। वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं। यह देखकर चैन उसका मजाक उड़ाने लगता है और यूएन से कहता है, चलो तुम किसी की नज़र में तो अच्छे हो। इसके बाद हम सुई को देखते हैं जो अपनी मॉम के घर होती है। वहाँ उनका मकान मालिक उसकी मॉम का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। तो सुई रोने लगती है और उस आदमी से कहती है, प्लीज़ मेरी मॉम का सामान बाहर मत फेंको। तो वह सुई से कहता है, तेरी माँ तो मर गई, लेकिन अब इस घर का रेंट कौन देगा मुझको बस। और वह मारने भी लगता है। तभी वहाँ यूएन आ जाता है और उसकी अच्छी धुलाई करता है और सुई फिर से उस आदमी को मारती है। तभी यूएन उसे कहता है कि जाओ अपनी मॉम का सामान ले जाओ। तो वह वहाँ से चली जाती है। यूएन से कहता है, चलो अब हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगते हैं। तो वह कहती है, हाँ ठीक है। तभी यूएन के असिस्टेंट का एक कॉल आता है और वह यूएन को बताता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से अब हमें जल्दी कंपनी जाना पड़ेगा। तो यूएन कहता है कि यहाँ से तुम अकेली घर जा नहीं सकती, और अगर मैंने तुम्हें ड्रॉप किया तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ कंपनी जाओगी? तो सुई कहती है, हाँ मैं जाऊंगी डैड, और खुश हो जाती है। उसके बाद वह उसे अपने साथ कंपनी ले जाता है और सुई को अपने असिस्टेंट लीन से मिलवाता है और कहता है, यह आंट लीन है, यह तुम्हारा ख्याल रखेगी। और लीन से कहता है कि इसका ख्याल रखना, मैं बस आ रहा हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो सारी लड़कियाँ वो सुई को घेर के बैठ जाती है और कहती है, वाह यही बिच्ची कितनी क्यूट है, और सुई की गाल खींचने लगती है। तभी लीन आकर सबको बताती है कि यूएन सर बहुत गुस्से में है, तो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद वे सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी सुई को आवाज़ आती है तो वह इधर उधर देखने लगती है और फिर नोटिस करती है कि यह आवाज़ एक प्लॉट में से आ रही है, जो सुई को बताता है कि यूएन के असिस्टेंट ने इस कंपनी का इम्पोर्टेंट डाटा किसी और को दे दिया है, जिसकी वजह से यह कंपनी बैकरस्ट हो जाएगी। तो सुई उस प्लॉट से कहती है, ओ तो तुम बोल सकते हो। तब प्लॉट कहता है, तुम मुझे सुन सकती हो? तो वह कहती है, हाँ। उसके बाद वहाँ यूएन आ जाता है। तो सुई बहुत उदास बैठी होती है। तो वह उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वह कहती है, डैड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वह कहता है, हाँ बताओ। तो वह कहती है कि आपके असिस्टेंट की वजह से आपकी कंपनी बैकरप्ट होने वाली है। तो वह कहता है, वह मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है? असिस्टेंट तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और साथ में क्लासमेट भी है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? तभी वह कहती है, डैड आप चेक कर ले, मुझे लगता है कि वह आपको धोखा दे रहा है। जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट को चेक करता है तो सच में अपने अपोजिट कंपनी को सारा डाटा दे दिया था। जिसके बाद वह उस पर गुस्सा करने लगता है। बाद सुई बहुत खुश हो जाती है और भागने लगती है और कहती है, डैड मुझे पकड़े। तभी वह सामने से आती बच्ची से टकरा जाती है। तो वह लड़की उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है और तभी उस बच्ची के मॉम डैड आकर सुई को डांटने लग जाते हैं, जिससे वह बहुत डर जाती है। जिसके बाद वह आदमी सुई को उससे माफ़ी मांगने को कहता है तो सुई रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर यूएन आ जाता है और सुई को गोद में उठा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि सामने खड़ा आदमी सुई का असली डैड है। यह देखकर यूएन को सुई पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वह अपनी ही बेटी को बुली कर रहा था। तो यूएन से कहता है कि अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को
बोलो कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद फूकी बेटी उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद यूएन सीसी को गोद में उठाकर साइड पर चला जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वह आदमी कौन था? तो वह कहती है, हाँ वो मेरे बायोलॉजिकल डैड है। तो वह कहता है कि और मैं कौन हूँ? तो वह कहती है कि आप मेरे डैड हो। तो वह कहता है कि अब दोनों में से किसको चुनोगी? तो वह कहती है कि मैं हमेशा आपको ही चुनूंगी। तो वह कहता है कि हाँ, तो अब से सिर्फ मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, उदास नहीं होना अब बिल्कुल भी। तो वह कहती है, मैं क्यों उदास होंगी जब मेरे पास इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। और वो उसे गोद में उठाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रामा सीसी को उसके सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर से मिलवाती है और उन्हें कहती है कि अपनी बहन को अपने साथ लेकर ले जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे तंग नहीं करना। तो वह कहते हैं कि हम सुइसी को तंग नहीं करेंगे बल्कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद वह सुइसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वह सब एक पार्क में फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों को कहीं जाना होता है तो वह सुइसी से कहते हैं कि कहीं जाना नहीं, इधर ही खेलना, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। जिसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सुइसी खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर फू की बेटी लिंग आ जाती है और उसके साथ दो बच्चे भी थे जो उसके कजिन थे और वह उन्हें कहती है कि यही सुइसी है, इसने मुझे तंग किया था। तो वह सुइसी को पकड़ लेते हैं। तो लिंग उसे कहती है, अब मार कर दिखाओ मुझे तो सुइसी उसके हाथ में काट लेती है। जिसके बाद वह सुइसी को मारने लगती है। तभी वहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं और फिर उन तीनों मिलकर उन तीनों की ऐसी धुलाई करते हैं कि यूएम भी देखकर हैरान रह जाता है और मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह तीनों इतने चालाक है। तभी यूएन लड़कों के डैड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि यह सब क्या चल रहा है यहाँ। तो यह उससे कहता है कि पहले हमने नहीं बल्कि इन लोगों ने हमारी बहन को बुली किया है, इसके पहले के बाद में हम लोगों के ने इसके बदला लिया। जिसके बाद उन बच्चों का डैड सुइसी और उन दोनों को मारने लगता है। लेकिन तभी यूएन उसे कहता है, मेरे बच्चों को हाथ तो लगा कर दिखाओ फिर बताऊंगा तुम्हें। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो यूएन सुइसी को देखने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वह कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। के बाद वह ग्रैंड माँ और ग्रैंड पैर के पास जाते हैं तो वह सुइसी को देखने लगती है और कहती है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वह कहती है कि मैं ठीक हूँ ग्रैंड माँ, आप लोग फिक्र नहीं करें। जिसके बाद यूएन उन्हें बताने लग जाता है कि कैसे आची और ई ने सुइसी को प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा उन दोनों को शाबाशी देने लगते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं। तो ची कहता है, यह आज सूरज गलत दिशा से तो नहीं निकल गया, अंकल ने हमारे साथ अच्छे से बिहेव किया है। तो सुइसी कहते हैं कि मेरे डैड अच्छे ही हैं। जो सुनकर वह दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं, अभी तुम छोटे अंकल से नहीं मिली, वह तो बहुत खड़ूस है। तो सुइसी जांग के बारे में सोचने लग जाती है। जिसके बाद सुइसी अपने रूम में सो जाती है। तभी उसके अपने रूम में पौधे की आवाज़ आती है जो उसे कहता है कि जल्दी उठो वरना तुम्हारे अंकल मर जाएंगे। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो बाथ टब में बैठा होता है और उसके हाथ की नस काट ली होती है। इसे देखकर सुइसी रोने लग जाती है और मन में कहती है कि ऐसे ही मेरी माँ का चेहरा भी पीला पड़ गया था जब वह मुझे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद वह रोना शुरू कर देती है। तब जंग तंग आ जाता है और उसे कहता है कि अच्छा अब चुप हो जाओ। जिसके बाद डॉक्टर आकर उसके हाथ पर पट्टी करते हैं, लेकिन तब भी सुई की रोना बंद नहीं करती बल्कि लगातार रोती रहती है। तो जंग कहता है कि प्लीज़ तुम रोना बंद करो और सबको कहता है कि यहाँ से जाओ। लेकिन सुई कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके पास ही रहूँगी, प्लीज़ आप मरना मत। तो जंग तंग आकर सो जाता है। जिसके बाद सुबह उसकी आँख खुलती है तो सुई तब भी जाग रही होती है, जिसे देखकर वह हैरान रह। तभी सुसी उसके लिए दूध लेकर आती है और कहती है, अंकल प्लीज़ यह पी लीजिए। लेकिन वह नहीं मानता और दूध का ग्लास फेंक देता है।
जिसके बाद सुई सुई ग्रैंड माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि अंकल को क्या हुआ, वो मरना क्यों चाहते। तो वह कहती है कि क्योंकि अब वह चल नहीं सकती, इसलिए वह बहुत निराश हो गए हैं। जिसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना मैं अंकल के पास रेड रोज़ रखूँ, तो ज़रूर वह थोड़ा खुश हो जाएंगे। जिसके बाद वो उस पौधे से बातें करने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अंकल खुश हो जाए, मैं उन्हें खुश करना चाहती। तो वह पौधा कहता है कि तुम्हारे अंकल एक मनी गैम्बर है और वह सिर्फ पैसों से ही खुश होते। तो वह सोचने लग जाती है। जिसके बाद वह उस पौधे को थैंक यू कहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो अकेला लेटा होता है और सबको आवाज़ मार रहा होता है और कहता है कि यह सब कहाँ चले गए। जिसके बाद वो अपने फ़ोन में फुटेज देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि सुईसी और उसके बाकी भाई बैग लेकर बोतलें इकट्ठा कर रहे हैं। तो वह सोचने लगता है कि यह लोग क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जब वह सोकर उठता है तो फिर सुईसी उसके पास बैठी हुई थी, जिसे देखकर वह फिर से सोने का नाटक करता है। तो वह उससे कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ अंकल, उठो ना। तो वह गुस्से से उठकर बैठता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तो वह कहती है कि मुझे पता चला था कि आपको सिर्फ पैसे ही खुश कर सकते हैं, इसलिए मैंने और भाइयों ने आज मिलकर स्क्रैप इकट्ठा किया और फिर उसे बेचकर यह हमारी आज की कमाई है जो हम आपको देना चाहते हैं। तो जंग हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में वह तीनों स्क्रैप उठा कर रहे होते हैं। तभी यूएन उन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो। तो सीसी कहती है कि हम यह सब अंकल के लिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें खुश कर सके। तब अभी के लिए हम यह बेचने जा रहे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद युआन भी सोचता है कि शायद सुईसी की मासूम कोशिशों से जंग से तरफ लौट जाए। जिसके बाद वह सुईसी को कहता है कि देखो तुम्हारे हाथों पर क्या हो गया, तुम यह सब क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि अंकल खुद को खुश करने के लिए, क्योंकि अंकल पैसों से ही खुश होते हैं, मैं बस उन्हें मुस्कुराते ही देखना चाहती हूँ। तो वह चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर जंग आता है और जो बहुत समय बाद नीचे आया था और वह आज काफ़ी बदला हुआ था और मुस्कुरा भी रहा था और सुई सुई की केयर भी कर रहा था। यह देखकर यूएन बहुत खुश होता है, लेकिन वह जांग पर यह बात दिखाता नहीं। जिसके बाद हम सुईसू को देखते हैं जो अपनी माँ की अस्थियाँ लेकर उसे याद कर रही होती है। तभी यूएन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी माँ को कब तक ऐसे ही लेकर घूमती रहो, माँ को भी तो एक घर चाहिए, उन्हें भी एक घर की ज़रूरत है। तो क्या तुम अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी जगह ढूंढ लो ताकि हम तुम्हारी माँ से मिलने वहाँ चले। तो वह मान जाती है। जिसके बाद वह एक पार्क चुनती है और कहती है कि हम इसे माँ का घर बनाएंगे। तो यूएन कहता है ठीक है चलो, फिर पहले तुम्हारी माँ के लिए फूल ले लेते हैं ताकि वह तुम्हारी माँ की कब्र पर रख सके। तो वह कहती है ठीक है। जिसके बाद वह लोग फूलों की दुकान पर जाते हैं। तभी यूएन को एक कॉल आती है। तो वह सुईसी से कहता है कि तुम जाओ अपनी माँ के लिए पसंदीदा फूल ले लो, मैं आता हूँ। तो वह कहती है ठीक है। जिसके बाद वह अंदर जाने लगती है। तभी लिंग उसके सामने आ जाती है और उसकी माँ की अस्थियाँ नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर सीसी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और तभी यूएन वहाँ आ जाता है और राग को अपने कोट में उठाने लगता है। जिसके बाद वह फू को धक्का देता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने यह हरकत अच्छी नहीं की। जिसके बाद वह सीसी को गोद में उठाकर दूसरी जगह ले जाता है जहाँ वह लगातार रो रही होती है और अपनी माँ की अस्थियों को देखकर बार बार कह रही होती है प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद यूएन उससे सांत्वना देता है। तो वह यूएन से कहती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ डैड, जो मेरी माँ डैड मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो वह उसे कहता है नहीं मेरा बच्चा, तुम बहुत अच्छी हो, बुरा तो वह फू है जो तुम्हारी ऐसी प्यारी बेटी की कीमत का एहसास ही नहीं करता। सीन यहाँ कट होता है। अगले सीन में हम सुई को अस्पताल में भर्ती देखते हैं और बाकी सब भी उसे देखकर अस्पताल आते हैं।
सबको सुई की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है, खासकर फू पर। इसी दौरान यूएन तो फू को इतना मारता है कि उसकी हड्डियां भी टूट जाती है। इसके बाद हम सुई को देखते हैं, जिसे थोड़ा सा होश आता है तो उसके सामने यूएन बैठा होता है। वह उसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो वह उसे खिचड़ी खिलाने लगता है। इसके बाद सुई फिर से उससे पूछती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, तो वह कहता है नहीं, तुम तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट हो। इसके बाद यूएन उसे डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाता है, जहाँ पूरी फैमिली उसे अलग अलग गिफ्ट देती है, जो देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। तभी यूएन भी उसे एक गिफ्ट देता है, जो उसकी माँ की एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर को देखकर वह मन में कहती है, माँ की यह तस्वीर कितनी सुंदर है, लेकिन मैंने तो कभी उन्हें ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में यूएन अपने रोबोट को सबके सामने प्रेजेंट करता है, लेकिन उस रोबोट का डाटा जंग ने चेंज कर दिया था और उस रोबोट को डिज़ाइन भी जंग ने ही किया था, वह भी सिर्फ एक रात में। और उसकी यह क्वालिटी थी कि वह किसी भी ह्यूमन को स्कैन करके उसकी मेडिकल रिपोर्ट दे सकता था। जिसके बाद वह रोबोट आता है तो यूएन सबको उसके फीचर बताता है, जिसके बाद एक बंदा उसे टेस्ट करने के लिए खुद को स्कैन करवाता है और तभी रोबोट उसे एक रिपोर्ट निकाल कर देता है, जिसके अनुसार उसे ब्रेन कैंसर था। वह रिपोर्ट देखकर वह कहता है कि यह सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ। यूएन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं कल ही डॉक्टर के पास से रूटीन चेकअप करवा कर आया हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह रोबोट क्या कह रहा है कि मुझे ब्रेन कैंसर है। तो यूएन कहता है कि तुमको एक बार यह रिपोर्ट हॉस्पिटल में चेक करवानी चाहिए। जिसके बाद वह सब लोग वो रिपोर्ट चेक करवाने हॉस्पिटल जाते हैं और यूएन और सीसी उन लोगों का वेट कर रहे होते। तभी वह सब हॉस्पिटल से वापस आते और वह पर्सनल यूएन को बताता है कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, मुझे कैंसर है अर्ली स्टेज पर इस रोबोट ने डिटेक्ट कर लिया। यह तो मेरा लाइफ सेवियर है। जिसके बाद एक औरत भी रोबोट से अपनी बॉडी स्कैन करवाती है और फिर रोबोट की दी हुई रिपोर्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट से मैच करवाती है, तो दोनों मैच हो जाती है। जिसके बाद वह सब उस रोबोट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि इस रोबोट की प्राइस तो जितनी भी बढ़ा दो, यह प्राइसलेस ही रहेगा। और यह सुनकर फू तो जल ही जाता है। जिसके बाद यूएन मन में कहता है कि इन सब चीज़ों का असली क्रेडिट तो जांग को मिलता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वह रोबोट बिल्कुल सुई की कॉपी थी, यानी उसने सुई को 18+ मॉडल बनाया था। जिसके बाद हम जंग को देखते हैं, जो फिर से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो सुई उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज रात आपके साथ सो जाऊं। तो वह कहता है नहीं, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसके साथ सो जाती है। जिसके बाद वह रात को नींद में रोने लग जाती है और कहती है, अंकल प्लीज़ मरना नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना। तो वह उसे प्यार करता है और कहता है कि इसे नींद में भी मेरी फिक्र लगी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग को जांग से कहती है, चल मेरे साथ वॉक पर चले, लेकिन वह बाहर जाना नहीं चाहता था। तो यूएन ज़बरदस्ती उसे व्हील चेयर पर बिठाता है। जिसके बाद वह सुई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और यूएन भी सुई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जंग का कॉम्पिटिटर गु आ जाता है और जंग को यह एहसास दिलाने लगता है कि वह एक डिसेबल आदमी और वह तो एक बच्ची की भी रक्षा नहीं कर सकता। और यह बात जंग के दिल पर लग जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और हमें पता चलता है कि जांग पर किसी के मर्डर का इल्ज़ाम था। तो सुई कहती है कि मुझे अपने अंकल पर यकीन। इस पर जंग को उस पर बहुत प्यार आता है और वह उसे हक कर लेता है, क्योंकि सच तो यही था कि वह जंग की लाइफ में एक लाइट की तरह आई थी, वरना जंग तो मरना ही चाहता था। जब सुई यूएन और जंग के साथ खेल रही होती है, तभी ग्रैंडमा फल लेकर आती है और यूएन को कहती है कि खा लो। जिसके बाद वह जंग से कहती है, आज तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था ना? तो वह कहता है, नहीं मॉम, मैं नहीं जा रहा। तो वह कहती है, अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारी टांगें ठीक कैसे होगी?
लेकिन वह फिर भी नहीं मान रहा होता, जिसके बाद वह सुशी से कहती, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की टांगें बिल्कुल ठीक हो जाए और वह भी तुम्हारे साथ खेले? तो वह कहती है, वह तो अब बैठे बैठे भी खेलते हैं और आपको पता है अंकल तो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, वह गोलकीपर बनते हैं। जिसके बाद वह जांग को अपनी बातों में फंसाकर डॉक्टर के पास ले जाती है, जो एक आश्रम में रहते थे। वह जांग को देखकर भी गुस्सा हो जाते और मन में कहते कि यह अब तक जिंदा है, जितनी बार इसने सुसाइड की कोशिश की है उसके बाद तो मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी नज़र में ऐसा आदमी किसी काम का नहीं है जिसे अपनी लाइफ की ही कोई कदर ना हो। जिसके बाद वह जांग को प्लांट्स को पानी देते हुए देखते हैं और वह प्लांट्स बात भी कर रही होती है। तो वह मन में कहते हैं कि मैं इतने सालों से इन प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ, लेकिन इस लड़की के 2 दिन पानी देने से ही इतने ज़्यादा ब्लूम हो गए। मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आई है। जिसके बाद वह जंग के पास जाते और उससे बहुत अच्छे से बात करने लगते, उसकी तबीयत पूछते और कहते हैं कि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत तो हो तो मुझे बताना। यह देखकर जंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और मन में कहता है, यह तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते थे, अब इन्हें क्या हो गया। तभी वहाँ सुशी आ जाती है तो जंग उससे कहता है, चलो घर चले। वह कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तभी वह डॉक्टर सीसी को रोकता है और जंग से कहता है कि यह बच्ची मुझे दे दो। हर्ब्स कलेक्ट करने के बाद तो पहले तो जंग मना कर देता है, लेकिन फिर है कि हमारी तो कंडीशन है, एक ही वह फ्री में काम नहीं करेगी और दूसरी यह कि वह कोई सख्त काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बेटी बहुत लाडली है और छोटी भी, हम इससे कोई भी हार्ड काम नहीं करवाती। यह सुनकर तो डॉक्टर को गुस्सा ही आ जाता है और वह जंग से कहता है, सब मेरे स्टूडेंट बनने के लिए तरसते और तुम मुझे यह सब कह रहे हो। तो वह कहता है, आपको एक्सपेक्ट है तो बताइए, और हाँ अभी तक आपने मुझे दवाई नहीं दी। तो डॉक्टर मन में कहता है, अच्छा बच्चों मुझसे पंगा ले रहा है मुझे ऑर्डर देकर, लेकिन वह जो कुछ भी कहता नहीं और दवाई लेने चला जाता है और जंग उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे मेडिसिन लेकर आता है जो उससे पहले सुई पीने लग जाती है और उस मेडिसिन का एक SIP लेने के बाद वह कहती है, यह तो बहुत कड़वी है। तो डॉक्टर उसके हाथ से वह बोल लेता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि यह तो ब्लड को बढ़ाने की सप्लीमेंट है। जिसके बाद वह जंग से कहता है कि इतनी प्यारी बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली, यह कितनी प्यारी और ओबीडेंट बच्ची है। तो वह कहता है, यह मेरी नीस है। जो सुनकर वह बहुत हैरान होता है और सुशी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो वह कहती है, नहीं मेरे पास मेरा घर है। तो वह कहता है, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा बन जाऊंगा। तो सुशी कहती है, लेकिन मेरे पास तो आपसे अच्छे ग्रैंडपा है और वह मुझसे बहुत प्यार भी करते। तो वह कहता है, अच्छा तो फिर तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी सारी मेडिसिन की नॉलेज दे दूंगा। तो जंग मन में सोचता है कि अगर ऐसा हो तो हमारी सुई के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वह सुई को हाँ बोलने के लिए कहता है। जिसके बाद सुई उसको कहती है, ठीक है मास्टर। तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। सुई कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरे अंकल की टांगें आपने ठीक कर दी तो मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो वह थोड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन यह तो इतना आसान नहीं है, इसकी हड्डियां टूटी हुई है और इसके लिए हमें 500 साल पुरानी एक जड़ी बूटी चाहिए होगी। तो सुशी बिना किसी को बताए सिर्फ पेड़ों से रास्ता पूछ पूछ कर घने जंगल में चली जाती है। इधर जंग का दिल घबरा रहा होता है, क्योंकि बहुत देर से उसने सुशी को नहीं देखा था। तो वह मास्टर से पूछता है कि सुशी कहाँ है? तो वह कहते हैं कि वह मेरे पास नहीं है, बल्कि इतनी देर से तो मैंने उसे देखा तक नहीं। यह सुनकर वह परेशान हो जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैं ही बुरा हूँ, सुशी का ध्यान नहीं रख पाया। तभी वहाँ यूएन आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सुशी का ख्याल नहीं रख पाया, वह पता नहीं कहाँ चली गई है। और यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे सुशी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि रात को भारी बारिश भी बताई गई थी। जिसके बाद यूएन अपने असिस्टेंट को कॉल करके हेलीकॉप्टर मंगवाता है ताकि सुशी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। जिसके बाद वह खुद ही सुशी को ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी दूर में जाकर उसे सुशी की एक जगह बेहोश मिलती है। तो वह उसे उठाकर प्यार करता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना?
वह कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह हरी जड़ी बूटी दिखाती है और कहती है देखो अब मेरे अंकल ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो बहुत रो रहा होता है और ख़ुद को ब्लेम कर रहा होता है। तभी यून आता है और उसे कहता है कि तुम एकदम फालतू आदमी हो, मेरी बेटी तुम्हारी दवाई के लिए जंगल में घुस गई, अगर उसे कुछ हो जा गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जांग सुई को आवाज़ आती है और सुनकर वह सुई को कहता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हारे अंकल मर जाते अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जांग कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं किसी काम का ही नहीं। तो भी सुई उसे बताती है कि वह अपने अंकल के लिए 500 साल पुरानी जड़ी बूटी ढूंढ कर ले आई हूँ। तो वह एकदम हैरान रह जाता है और कहता है क्या मतलब तुम इसी जड़ी बूटी के लिए गई थी? तो वह कहती है हाँ। तो यह सुनकर तो जंग को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि यह क्या तरीका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले जाने की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और जंगल की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर सीसी तो सहम जाती है और कहती है कि आप मुझे डरा रहे हो। तो वह कहता है नहीं बेटा मैं डरा नहीं रहा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें यूँ अकेले नहीं जाना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे अंकल भी मर जाते, जी नहीं पाता तुम्हारे बिना। तो वो कहती है अच्छा आगे से मैं ध्यान रखूँगी और ऐसे ही बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और वह उस मास्टर को वह जड़ी बूटी देती है और मास्टर तो उस जड़ी बूटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बच्ची पहाड़ों पर जाकर 500 साल पुरानी बूटी ढूंढ कर ले आएगी। अब तो उनके मन में इसी को अपने पास रखने का और भी लालच आ गया था। तभी वह उनसे कहती है अब तो मेरे अंकल की दवाई बना दी जाए ना। तो वह उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यह जड़ी बूटी ढूंढना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद वह उसे कहती है अब आप मेरे अंकल की दवाई बना दे। तो वह जंग की दवाई बनाने लग जाते हैं। तभी वह फू और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो मास्टर अपनी बनाई दवाई के बारे में बताने लगते हैं, जो सुनकर वह लोग कहते हैं प्लीज़ यह हमें दे दो, हम तुम्हें 1 मिलियन तक पैसे देने को तैयार होते। और यह देखकर मास्टर को तो बहुत खुशी होती है। तभी यूएन उन सबको कहता है कि यह दवाई जंग के लिए है, बेचने के लिए नहीं। तो मास्टर उन सबको कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को भी बनाकर दे दूंगा। और मन में कहता है कि अब तो मेरे पास सुई है, मुझे जड़ी बूटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले सीन में हम जंग को देखते हैं जो सीसी के साथ पानी के किनारे बैठा था और सीसी खेल रही थी। जब से वो जड़ी बूटी लेने के लिए गई थी तब से जंग यूएन को एक उसके साथ ही था और उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने दे रहे थे। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और उनसे कहता है कि एक केस आया है, चलो सॉल्व करें। तो वह कहता है कि मैं पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन कर चुका है। तो वह सीसी की तरफ देखकर बोलता है कि विक्टिम इतने ही बच्चे हैं और अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जंग सुई की तरफ देखता है, जिसके बाद उसके दिल में आता है कि जैसे वह और उसकी फैमिली सीसी से प्यार करती है वैसे ही उन बच्चों की फैमिली भी तो अपने बच्चों को ढूंढ रही होगी, इसलिए उनको मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वह सीसी को अपने साथ लेकर जिसके जाते हैं। तभी सीसी धोल से पूछती है कि मैंने सुना है यहाँ बच्चों के मर्डर हुए, तो क्या आपको पता है मर्डर कौन कर रहा है? तो वह कहते कि हाँ हमने उनकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उनके हाथ में मेटल के बॉक्स थे। जिसके बाद सीसी यह सब कुछ जंग को बता देती है। तो वह पूरी बात समझ जाता है और ऑफिसर को कहता है कि पता करो और नगर ट्रांसलेशन कहाँ होता है। तो ऑफिसर पता करता है। जिसके बाद हम मिस्टर गू को देखते हैं जो अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए सब लोग उनका ख्याल रख रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि अभी भी उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनकी किडनी उनकी डॉटर इन लॉ याऊ ने दी है। तो वह याऊ को कहते तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, यह तुम्हारी दयालुता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने 10% शेयर दूंगा। तो वह कहती है ठीक है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वह किडनी याऊ ने नहीं बल्कि इस लैब में बच्चे के अंगों का काला धंधा होता था, जिसमें वह बच्चों के ऑर्गन निकाल लेते थे। जिसके बाद हम सुई को देखते हैं जो बाहर पौधों के पास खेल रही होती है। तभी वहाँ पर सूरजमुखी को देखती है और कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वह कहते हैं कि हम इसलिए सैड है क्योंकि हमारे जड़ों में बहुत से बच्चों के अंग दफन है, बल्कि इस पूरे गार्डन में ही बहुत सारे बच्चों के पार्ट्स दफन किए गए हैं। जिसके बाद
वह यह सब जांग को बताती है। तो जांग वहाँ से खुदाई करवाता है तो बहुत सारे पार्ट्स और हाथ मिलते हैं, जिसके बाद लैब के मैनेजर से पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे क्या पता कि यह पार्ट्स कैसे आए, तुम मेरे अस्पताल में चल कर देख लो, अगर तुम्हें कहीं कुछ भी सबूत मिले तो मेरे खिलाफ तो तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो। जिसके बाद वह लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर हर चीज़ को चेक करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी सी पौधों से पूछती है तो वह उसको बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी तक यहाँ कैद हैं और वहाँ जाने का एक गुप्त रास्ता है जो लिफ्ट से जाता है। तो सीसी यह सब जंग को बता देती है, जिसके बाद वह याऊ को ऐसे फंसाता है कि वह खुद ही उस गुप्त जगह का रास्ता बता देती है। जिसके बाद लैब के मैनेजर को भी पकड़ लिया जाए। हम सुई को देखते हैं जो रो की फ़ोटो लेकर उसे ज़्यादा याद कर रही होती है। तभी यूएन उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो? तो वह कहती है हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो वह कहता है चलो फिर उनके पास चलते हैं। जिसके बाद वो लोग रो की कब्र की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर गू की फैमिली और फू भी आ जाते हैं। तो वह लोग उनसे कहते हैं कि हम भी अपने ग्रैंडपा की अस्थि है यहाँ दफन करना चाहते। तो यूं कहता है कि यहाँ पहले से ही रू की कब्र है, लेकिन वह लोग नहीं मानते। तभी रू का नाम सुनकर गू और फू दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ओ तो सीसी रू की बेटी फू को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि उसके मुंह से तो खून ही निकलने लगता है और वह उल्टी कर देता है और कहता है कि यह मेरी बेटी है। तो सीसी कहती है नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने डैड की बेटी। और युएंग की तरफ इशारा करके कहती है कि मुझे दुनिया की बेस्ट डैड और बेस्ट फैमिली मिली है। जो सुनकर वह नीचे गिर जाता है और उसे बुलाने लगता है, लेकिन तभी सीसी उसे इग्नोर करके युएंग के साथ चली जाती है। जिसके बाद घर आकर वह युएंग के साथ मजे से खेल रही होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते और जंग भी उन सबको देखकर खुश होता है और खुश हो रहा होता है। तभी युएन भी उनकी फ़ोटो बनाता है और फिर उनके साथ खेलने लग जाता है, जो देखकर जांग उन्हें चिढ़ाता है। और जब युएंग को उस पर गुस्सा आता है तो कहता है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरी साइड है। जो सुनकर युएन हंसने लगे। जिसके बाद जांग हिम्मत करके खड़ा होता है और उसे ऐसे खड़ा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जांग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। जिसके बाद वह गिरने लगता है, लेकिन युएन उसे पकड़ लेता है और वह सब बहुत ज़्यादा खुश होते। सीसी उन सब की ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आई थी, जिसके आने से उनकी अंधेरे से भरी ज़िंदगी रोशन हो गई थी। वह उन सब के लिए एक फरिश्ता थी, जिसे देखकर वह सब जीते